आज हम लोग बात करेंगे यूरोपियन कंपनियां और इन यूरोपियन कंपनीज में सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो एक तो पूछा जाता है कि इन कंपनीज का क्रम क्या था भारत आगमन का। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि इनके एस्टेब्लिशमेंट का क्रम क्या था, कि स्थापना कब हुई। तो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि ये जो यूरोपियन कंपनियां हैं, स्पेशली आपको 5 यूरोपियन कंपनी से मतलब है, जिनमें पहली जो कंपनी है वो पुर्तगाली है, ठीक है। एक है आपकी डच, एक है ब्रिटिश, ठीक, एक है डेनिश और एक है फ्रांसीसी। तो इन 5 कंपनीज पर हमें बात करनी है। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब हम स्थापना की बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट की, तो सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत में आए तथा इनकी कंपनी भी सबसे पहले एस्टेब्लिश हुई। ये एक सिंपल सी बात है। इसके बाद दूसरी बात क्या बनती है कि ये कंपनियां क्या जैसे स्थापित हुई हैं, एस्टेब्लिश हुई हैं, उसी क्रम में भारत आई? तो नहीं, ठीक है। और चेंज कहाँ आता है? ब्रिटिश और डच में। जब आप देखेंगे स्थापना के क्रम को, तो पुर्तगाली के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है, फिर डच की हुई। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि भारत आगमन की बात करें, तो डच पहले भारत आए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे अगर हम बात करें 1608 में कौन आए यहाँ पर, तो कैप्टन हॉकिंस जो है, कौन आए हैं बेटा, कैप्टन हॉकिंस भारत आए हैं सबसे पहले, ठीक है। और ये कहाँ आए थे? तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए? मुगल शासक जहांगीर के दरबार में ये आए थे। अब थोड़ा समझिए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ कौन सा पीरियड चल रहा होगा भारत में जब अंग्रेज आए होंगे? मुगल पीरियड, मुगल काल चल रहा होगा। और मुगलों में आप बात करें तो यहाँ पर हम देखें एक अकबर को और दूसरे जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन बताइए? मुगल शासक शाहजहां और फिर औरंगजेब, ठीक है। और थोड़ा ऊपर चले जाएं अगर हम, तो ऊपर मतलब क्या, शुरुआती स्थिति में तो सबसे पहले थे बाबर और हुमायूं। यही स्थिति थी पूरी मुगल काल के जो मुख्य शासक थे उनकी। तो बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। अब थोड़ा समझिए, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जैसे ये है यहाँ पर स्थापना की हम बात कर रहे हैं, तो स्थापना जो हुई है उस समय भारत में कौन से शासक थे? तो क्वेश्चन समझना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में कौन रूल कर रहे थे? तो भारत में मुगल शासक जो है वो कौन थे बेटा? अकबर यहाँ पे शासन कर रहे थे, ठीक। तो अगर आपसे पूछे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था, तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटेन में बनी थी उस समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासन था। लेकिन आपसे पूछे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन हॉकिंस जो आए थे, ये किन के दरबार में आए थे? तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। दो अलग अलग बातें। अब जैसे पूछें कि भाई जो अनुमति लेके, अनुमति जो पूछी गई, अनुमति ली गई, तो वो लेटर किसके नाम का होगा? तो स्वाभाविक है, जब बनी थी कंपनी तो उस समय तो अकबर रूल कर रहे थे, तो ये किसके नाम का अनुमति पत्र लेके आए होंगे? अकबर के नाम का। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये एक बात है जो आपको ध्यान रखनी है। आ जाइए, क्लियर हुई बात आपको? फिर तीसरी जो कंपनी, सॉरी चौथी जो कंपनी भारत आई है वो डेनिस है, और पांचवी जो कंपनी भारत आई है वो फ्रांसीसी है, ठीक। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब ये जो फ्रांसीसी कंपनी है
एक्चुअली बनी कब ये? कोई भी कोशिश करिए। तो ये बनी है 1664 में। ठीक है, यहां बताते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। कब बनी है? 1664 में। अच्छा, ब्रिटिश की बात करें और डच की बात करें तो ब्रिटिश और डच में क्या संबंध है? इनकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर कितनी है? ब्रिटिश कब? 1600। चलो ठीक है, इसकी कहानी हम आपको और आगे की बाद में बताएंगे। और डच कब बने? 1602। और डेनिस? हाँ भाई, लाइव क्लास कुछ तो बोलिए। डेनिस कब बने? डेनिस जो कंपनी थी वो कब बनी है? अच्छा चलो, कहाँ से आए ये? तो पुर्तगीज तो पुर्तगाल से ही आए, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पुर्तगाली हैं तो पुर्तगाल से। ब्रिटिश वाले ब्रिटेन से आए। डच जो आए थे ये हॉलैंड, और इसी हॉलैंड को हम वर्तमान में क्या कहते हैं? नीदरलैंड कहते हैं। और डेनिस कहाँ से आए? तो डेनमार्क से आए हैं। और फ्रांसीसी फ्रांस से आए हैं। ठीक है। और एक और बात जो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सबसे पहले जो आए, कुछ नहीं तो ऐसे याद रख लो, पा से पहले, पा से पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में जाए। और जो सबसे बाद में आए फ्रांसीसी, वो सबसे पहले जाएं। तो ये दो बातें जो आपको और अच्छे से दिमाग में रखनी होंगी। क्या क्या रखनी है? कि जो पहले आए थे वो सबसे बाद में गए, और जो सबसे बाद में आए, बाद में आए, सबसे बाद में आए वो सबसे पहले गए, और जो सबसे पहले आए वो सबसे बाद में गए। ठीक है, तो पुर्तगाली है ये स्थिति। तो यहां तक क्रम क्लियर हो गया कि पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिस और फ्रांसीसी। ये 1616 है, लिख दूं नहीं तो फिर बाद में आप भूल भाल जाएंगे। तो पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिस और फ्रांसीसी, ये तो थी इनकी स्थापना का क्रम। जैसे कभी क्रम पूछ ले, इवन मैचिंग में दे दे आपसे कि कौन सी कंपनी कब स्थापित हुई, तो पुर्तगालीज जो है, अच्छा 1498 में स्थापित नहीं है ये कंपनी। 1498 तो क्या है? वास्को डी गामा भारत आया था। ये कंपनी एक्चुअली पुर्तगाली स्थापित हुई है 1505 में। पुर्तगाली कंपनी कब स्थापित हुई? पहले ये आ गया, कंपनी बाद में स्थापित होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन चूंकि पुर्तगाली ईयर कभी नहीं पूछा गया, पुर्तगाली, इसका क्वेश्चन ये आता है कि भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी। बस स्ट्रेट क्वेश्चन यही बना है। तो स्ट्रेट क्वेश्चन जब ये आता है तो सीधा आप बता देते हैं पुर्तगाली, और कुछ क्वेश्चन होता ही नहीं है। फिर होता है पहला, ठीक है, पहला पुर्तगाली जो भारत आया तो वास्को डी गामा हो जाता है। और वास्को डी गामा कब आए? तो 1498, और ज़्यादा एग्जैक्ट बोलें तो 20 मई 1498 को ये भारत आए थे। यहां तक क्लियर है आप सभी को? ठीक है। अब जैसे आपसे अब समझना, यहां पे थोड़ा यहां देखो, आपको चीजें बहुत क्लियर होंगी। क्या हो रहा है यार ये? अकबर का जो टेन्योर है वो 1556 से 1605 तक है। कब तक है? 1556 से लेके 1605 तक मुगल शासक कौन काम कर रहे हैं? अकबर भारत में शासन कर रहे हैं। ठीक है, समझिएगा अच्छे से। चल रहा है ना? हाँ, तो मुगल शासक अकबर भारत में शासन कर रहे हैं। अब आप देखो जरा, आपसे पूछा जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल शासक का कार्यकाल था? अकबर का। फिर आपसे पूछ लें कि डच कंपनी के बनने के समय भारत में किसका शासन था? 1605 तक है, अकबर का। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि डेनिस जब कंपनी बनी थी तो उस समय कब किसका शासन था? तो जहांगीर का।
1605 से लेके 27 तक किसका शासन है? जहांगीर का शासन है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर आपसे पूछें कि फ्रांसीसी कंपनी के समय भारत में, जब फ्रांसीसी कंपनी बनी तो भारत में किसका शासन था? अब तो शाहजहां आगे, तो शाहजहां कब से? 1627 से कब तक है शाहजहां का कार्यकाल? 58 तक। और 1658 से लेके 1707 तक किसका? औरंगजेब का। तो अब आप समझ गए होंगे कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के समय भारत में कौन है? औरंगजेब है। ठीक है, डेनिस के समय जहांगीर है, और इन दोनों की स्थापना के समय भारत में अकबर जो है वो शासन कर रहे हैं। क्लियर हुआ? देखो, थोड़ा बहुत अलग अलग चीजें हैं, ऐसी चीजें थोड़ी किताबों में एकदम से इस क्रम में नहीं दी होंगी आपके, लेकिन जब प्रश्न अच्छा बनता है तो बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं कि एग्जैक्टली बात क्या की जा रही है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात आपको, कि किस तरीके की चीजें जो हैं वो बताई जा रही हैं और क्या चीजें चल रही हैं? तो उनको आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होगा कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन है। ठीक, यहां तक क्लियर? क्या क्या बोला मैंने? पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1505 में हुई। अब बताओ, क्या मुगल शासक होंगे? मुगल तो बाबर आए ही है कब? ठीक है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ते हैं ये, और तब मुगल वंश की स्थापना करते हैं। 1526 में आए और 1530 तक ही बाबर रहे हैं। यानी कि पुर्तगाली कंपनी के समय तो मुगल वंश ही नहीं था। ठीक है, तो किसका शासन चल रहा था पुर्तगाली कंपनी के स्थापना के समय? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश? लोधी वंश जो है वो यहां पर शासन कर रहा था। कौन सा वंश शासन कर रहा था? लोधी वंश का शासन था। बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है? या फिर हम जरूरी नहीं है कि इतना इसको इस तरीके से देखें। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत हैवी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसे हल्का भी कर सकते हैं। बोलिए जल्दी से, ठीक है ना? कोई समस्या? नो सर। तो अब देखिए, ये तो हुई कंपनियां। अब जैसे क्या होता है, सामान्य रूप से क्वेश्चन तो देखो ऐसे आते हैं। सबसे पहले भारत आने वाली कंपनी पुर्तगाली कंपनी थी। सबसे पहले भारत से जाने वाली कंपनी फ्रांसीसी थी। भारत आने वाली कंपनियों का क्रम तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। सरल सरल से क्वेश्चन आते हैं। फिर कौन सा ब्रिटिशर्स था जो पहली बार जहांगीर के दरबार में आया? कौन था जहांगीर के दरबार में? कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में कौन मुगल बादशाह थे या किन का शासन था? तो अकबर का शासन था यहाँ पर। इस तरीके के प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं और इनमें कोई बड़ा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्नों को पूछा जाता है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा अंदर घुसें तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है। फिर वो पूछ ले, पुर्तगाली कंपनी या वास्को डी गामा जब भारत आए थे तो उस समय कौन शासन कर रहा था या किस वंश का शासन था? तो देखो, यहाँ पे आप अच्छे से, मैं अगर आपको लोधी वंश के बारे में बताऊं तो 1451 से 1526 तक जो टेन्योर है भारत में वो किसका है? लोधी वंश का है। ठीक है, कब से? 1451 से 1526 का। और वास्को डी गामा आए कब? वास्को डी गामा जो आए थे वो 1498 में आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली पर किसका शासन था? दिल्ली सल्तनत चल रही थी
और लोधी वंश जो है इनका यहाँ पर शासन चल रहा था। किस दौरान हम बात कर रहे हैं, बोलिए, किसके समय की बात चल रही है? पुर्तगाली कंपनी जब बनी तो उस समय भारत में, या वास्को डी गामा जब भारत आए तो उस समय दिल्ली पर जो शासन था वो लोधी वंश का शासन था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? एक मिनट रुक जाइए, एक बार इसको थोड़ा देखिए आप। कि जब ये यूरोपियन कंपनी बन रही हैं तो भारत की स्थिति किस तरीके की है, भारत में कौन कौन से वंश हैं जो यहाँ पे शासन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को ये बात? अब एक एक करके हम कंपनीज की बात करना शुरू करें। तो जो पुर्तगाली थे, सबसे पहले क्या था कि भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने की बात की जा रही थी। क्यों? क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे हर्डल्स थे, लूट लिया जाता था। स्थलीय मार्ग की बात करें तो आसान नहीं था वहाँ से आ पाना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की उस तरीके की सुविधाएं नहीं थी। तो कैसे मार्ग खोजे गए? समुद्री मार्ग को खोजने के लिए प्रयास किए गए। तो इन्हीं समुद्री मार्गों को जब खोजने की कोशिश की गई तो देखिए अच्छे से समझिएगा, एक स्पेन के नाविक थे कोलंबस। कौन थे? स्पेन के जो कोलंबस थे। तो बेटा कौन थे? तो स्पेन के कौन? कोलंबस। तो कोलंबस ने किसकी खोज की? यूएसए की। और कोलंबस ने कब की खोज? 1492 में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यूएसए या अमेरिका की खोज किसने की? तो स्पेन के जो नाविक थे कोलंबस, उन्होंने किसकी खोज कर डाली? यूएसए की खोज कर डाली। अच्छा, अमेरिका जो नाम है वो किसने दिया? तो अमेरिगो वेस्पुसी। ठीक है, तो अमेरिगो वेस्पुसी नाम के एक व्यक्ति के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। क्या पड़ा? अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है, फिर जो पुर्तगाली थे, कौन? वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा ने 1498 और एग्जैक्ट बोलें तो 20 मई 1498 को किसकी स्थापना, किस का मार्ग खोज लिया? तो भारत का समुद्री मार्ग या सी रूट जो है इसकी खोज कर ली। और ये कहाँ आ गए? तो ये आ गए हमारे केरल के कालीकट बंदरगाह पर। अगर हम ऐसे इंडिया के मैप की बात करें, ये केरला है, तो यहाँ जो कालीकट बंदरगाह था, कौन सा था? कालीकट बंदरगाह जो था, इस पर ये पहुंच गए वास्को डी गामा। ठीक है, तो उस समय यहाँ के जो शासक थे जमोरिन, उन्होंने इनका वेलकम किया और वेलकम करने के बाद इन्हें कुछ मसाले दिए। ठीक है, जिसमें काली मिर्च भी थी। और इन मसालों को ले जाकर जब इन्होंने पुर्तगाल में बेचा तो इन्हें 60 टाइम प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ वास्को डी गामा को? 60 गुना प्रॉफिट हुआ। और 60 गुना प्रॉफिट हुआ तो निश्चित रूप से अब यूरोप के बाकी लोग, बाकी कंपनियां सभी क्या करना शुरू करेंगे? अब भारत आने के लिए व्याकुल हो जाएंगे। निश्चित रूप से ये चीज होगी। तो इन क्रम में ये सब चीजें चलना शुरू हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट थी काली मिर्च जो इस मसाले में थी। ठीक है, काली मिर्च को चूंकि ग्रीक या यवन लोग बड़ा पसंद करते हैं तो इसीलिए इसका नाम रखा गया यवन प्रिय। तो यवन प्रिय नाम रखा गया। फिर जाते हैं पुर्तगाली वास्को डी गामा, फिर भारत आते हैं ये, और फाइनली ये भारत में ही बस जाते हैं। कौन? वास्को डी गामा। और इनकी डेथ गोवा में होती है। वास्को डी गामा की जो चर्च है वो भी गोवा में है।
और हमारी जो गोवा एक्सप्रेस है ये भी आपके वास्को डी गामा तक जाती है। ठीक, तो ये सब वास्को डी गामा की बातें हैं। अब दूसरी बात, गोवा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि गोवा की स्थिति क्या थी। तो 1505 में, कब बेटा? 1505 में इनके जो कंपनी थी, इनकी तरफ से इनके पुर्तगाली गवर्नर के रूप में कौन आते हैं? ठीक है, तो अल्मीडा या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहली बार पुर्तगाली गवर्नर बनकर आते हैं। कब? 1505 में। और 1505 से 9 तक ये भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में रहते हैं। और अल्मीडा की एक है ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या है बेटा इनकी? ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य ये होता था कि जो भी हमारा समुद्र है या महासागर है उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। ठीक है, तो ये जो इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी, ये किसकी थी? फ्रांसीसी जो पुर्तगाली गवर्नर जो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो भारत में पहला जो पुर्तगाली गवर्नर है वो कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा के ही नाम से ये जाने जाते हैं। तो ये हो गए आपके क्या? पहले पुर्तगाली गवर्नर। और शांत जल की नीति या नीले जल की नीति इनसे संबंधित है। फिर इसके बाद 1509 में जो दूसरे गवर्नर आते हैं वो आते हैं अल्बुकर्क। ठीक है, तो अल्बुकर्क, ये जो अल्बुकर्क था ना, ये महत्वपूर्ण है। ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर है और 1509 में ये आया। और 1510 में इसने क्या किया? गोवा को जीत लिया। किसको जीत लिया और किससे जीता? तो यूसुफ आदिल शाह से। किससे बेटा? यूसुफ आदिल शाह जो थे, कहाँ के थे ये? बीजापुर के थे। तो बीजापुर के जो यूसुफ आदिल शाह थे, इसने गोवा को किसने जीता? गोवा किसने जीत लिया? ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और इस उपलब्धि के बाद इनका गोवा एक महत्वपूर्ण सेंटर बन जाएगा। किसका? पुर्तगाली कंपनियों का। और इसीलिए आपसे जैसे पूछें कि भारत में पहले गवर्नर अल्मीडा, लेकिन पूछे पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक, समझिएगा क्वेश्चन अच्छे से, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर। तो पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक कौन है? समझ में आ रहा है ना? तो वास्तविक संस्थापक के रूप में कौन आएगा बेटा? बोलिए जल्दी से। अल्बुकर्क। तो रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर, पुर्तगीज सत्ता, पुर्तगीज शक्ति, पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक जो हैं वो अल्बुकर्क हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं पहला गवर्नर, मेंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं? सीधा दे दिया अल्मीडा या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो आप बताएंगे पहला पुर्तगाली गवर्नर था, 1505 से 9 के बीच में इसका टेन्योर है। ठीक है, और इसकी क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी थी। 2 मार्कर क्वेश्चन है, सरल सी बात आप लिख देंगे। अल्बुकर्क आए तो आप बता सकते हैं 1509 से इसका टेन्योर था। 1510 में इसने गोवा को बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह जो थे इनसे जीता था। और ये क्या है? तो रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क है। कर पाएंगे इतना आप आराम से, कोई समस्या नहीं होगी आपको। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये मैं वो बता रहा हूँ जो एग्जैक्टली सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि भाई जैसे पुर्तगाली जो हैं, तो पुर्तगाली एक तो प्रिंटिंग प्रेस, तो पूछा जाता है कि भारत में छापा खाना
या प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो है लाने का श्रेय किसको? पुर्तगालियों को दिया जाता है। एक बात। दूसरी बात करें, भारत में काजू पुर्तगाली, आलू पुर्तगाली, तंबाकू पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों के साथ में आपको कितनी चीजें याद रखनी है? एक है, बोलिए जल्दी से, तंबाकू। हम अभी सिर्फ उन पे क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। टोबैको, आलू, ठीक है, काजू और प्रिंटिंग प्रेस या छापा खाना। तो ये चीजें आपकी किससे महत्वपूर्ण है? इनका श्रेय भारत में शुरू करने को किसको दिया जाता है? तो इनका श्रेय दिया जाता है पुर्तगालियों को। इतनी बात, कोई समस्या नहीं होगी इस बात में आपको कहीं से कहीं तक। तो ये हुई बात आपकी किससे संबंधित? पुर्तगालियों से संबंधित। और फाइनली, हाँ जी, अच्छा, तो आपको ये याद रखना है कि पुर्तगीज जो थे या पुर्तगाली जो थे, भारत में आलू, तंबाकू, काजू और प्रिंटिंग प्रेस, इनका श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, मतलब बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफीम कहाँ से आती थी इस समय? अफीम जो है वो बिहार से। ठीक है, अफीम जानते हैं ना, ओपियम, नशे के रूप में भी इस्तेमाल होता है, दर्द निवारक पेन किलर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। फिर ये लोग क्या हुआ कि लास्ट में जब ये गए तो गोवा पर ही इनकी सत्ता चल रही थी। तो गोवा को बाद में ऑक्युपाइड किया गया, और गोवा को ऑक्युपाई करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? बोलिए भाई, लाइव क्लास में कोई कुछ बोलना चाहे तो बता दीजिए। गोवा को भारत सरकार ने किस अभियान के अंतर्गत ऑक्युपाइड किया था? कोई भी लाइव में आवाज आ रही है या नहीं आ रही? क्या? ऑपरेशन विजय, वेरी गुड। ठीक, तो ऑपरेशन विजय जो था, इसको करके भारत में क्या किया गया? गोवा को भारत में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो ऑपरेशन विजय के माध्यम से 1961 में अगर हम बात करें तो सबसे आखिरी में गोवा को अधिग्रहित, बेसिकली मिलाया गया था अपने ही साथ में, तो 1961 में मिलाया गया था। ठीक है, और कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन विजय के अंतर्गत किया गया था। गोवा पे कुछ और बातें करें, जैसे गोवा में काजू का उत्पादन बहुत होता है, गोवा अपने बीच के लिए काफ़ी फेमस है। मॉडर्न कल्चर, क्योंकि पुर्तगीज कल्चर है, तो आज भी जैसे विदेशी बहुत जाते हैं गोवा में, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इनके कुछ बीच हैं, जैसे कैंडोलिन बीच वगैरह काफ़ी फेमस हैं। अच्छा, कुछ कुछ जगह यहाँ पर आपको पता है गोवा की एक खास बात क्या है कि गोवा में ना टैक्स बहुत कम है। तो लिकर, अल्कोहल सस्ती मिलती है, डीजल पेट्रोल पर भी, डीजल पेट्रोल में भी टैक्स कम है, तो ये कम मिलता है। और गोवा भारत का पहला स्टेट है जहां पर क्या है बेटा? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला गोवा पहला राज्य था। तो सबसे पहले अगर कहीं एक समान सिविल संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू की गई तो वो राज्य कौन सा था? वो था गोवा। ठीक, तो इतनी बातें हमारी किससे संबंधित हो जाती हैं? बोलिए जल्दी से, पुर्तगाली से। ठीक, फिर हम बात करते हैं अंग्रेजों की। तो ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटिशर्स के बारे में मैंने अभी आपको कुछ कुछ चीज़ें बताई। अच्छा, एक और चीज़, गोवा में सबसे पहले पुर्तगीज ने अपनी कंपनी कहाँ स्थापित की? सबसे पहली फैक्ट्री तो कोच्चि में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी? कोच्चि में स्थापित की थी।
ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स जो हैं सबसे पहली बार अगर आप बात करें तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आए, 1608 में ये आए थे। इसके बाद 16, ठीक है, एक और ब्रिटिशर्स आए हैं, थॉमस रो, सुना है इनका नाम, ये भी जहांगीर के दरबार में आए थे, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कैप्टन हॉकिंस से तो जहांगीर इतने प्रभावित थे कि इनको इन्होंने इंग्लिश खां का टाइटल भी दे दिया था। किसको? बोलिए जल्दी से। कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां, ब्रिटेन के थे, अंग्रेज थे, तो इन्हें इंग्लिश खां का टाइटल दे दिया। और ज्यादा खुश हुए जहांगीर, तो बोले चलो हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। तो इनकी शादी करा दी थी, एक आर्मेनियन लड़की थी, उससे इनकी शादी भी करा दी जहांगीर ने। किसकी? कैप्टन हॉकिंस की। तो कैप्टन हॉकिंस कब आए? ये बहुत आता है। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो हैं आए थे, और इन कैप्टन हॉकिंस को क्या नाम दिया था इन्होंने, क्या टाइटल दिया? इंग्लिश खां। तो इंग्लिश खां का टाइटल जो है वो इन्हें दिया गया था। किसके द्वारा कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां का टाइटल दिया गया? तो जहांगीर के द्वारा। किसके दरबार में आए थे ये? जहांगीर के दरबार में आए थे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि किसका अनुमति पत्र या लेटर किसके नाम का लेके आए थे, तो अकबर के नाम का लेटर लेकर ये आए थे। फिर जो आते हैं नेक्स्ट, वो कौन आते हैं? थॉमस रो। तो ये आपको याद रखना है कि थॉमस रो जो है वो ये आते हैं। और थॉमस रो, ठीक है, जेम्स प्रथम के दूत या एम्बेसडर के रूप में आते हैं। मतलब उस समय ब्रिटेन में शासन कौन कर रहा था? थॉमस रो जब आए थे तो जेम्स प्रथम जो है इनके दूत या एम्बेसडर के रूप में ये भारत आते हैं। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो एक इम्पॉर्टेंट घटना कहाँ से शुरू होगी? फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगी। तो अब इन्होंने अपनी सबसे पहली जो फैक्ट्री थी दक्षिण भारत में, कहाँ पर? मसूलीपट्टनम। तो साउथ इंडिया की बात करें तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, लेकिन अगर बोले पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में बनाई थी। किसने? अंग्रेजों ने सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री के रूप में अगर आपसे बात किया जाए तो कहाँ बनाई थी? सूरत में बनाई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री, स्थायी फैक्ट्री जो थी, परमानेंट फैक्ट्री जो थी भारत में, कहाँ स्थापित की? तो सूरत में इन्होंने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री जो है वो बनाई थी। किसकी बात कर रहे हैं हम? ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की। अब अंग्रेज जो है, विवाद शुरू होंगे अंग्रेजों के। तो आगे चल के जब आप, बहुत बात की बात बता रहा हूं मैं, 1746, कब की बात कर रहे हैं? 1746 की। तो अब आप देखो कि 1664 में कौन आ गए? फ्रांसीसी आ गए। तो फ्रांसीसी आएंगे तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में विवाद शुरू हो जाएंगे। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी चूंकि दोनों ही भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो इस क्रम में इनके बीच में 3 कर्नाटक के युद्ध होंगे। हम आपको अलग से बताएंगे ये क्या होंगे। 3 कार्नेटिक वॉर होंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। अब चूंकि डच भी भारत में ही हैं, तो अंग्रेजों और डचों के बीच में युद्ध होगा, बेदरा का युद्ध। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेदरा का युद्ध किन के बीच हुआ था? अंग्रेज और डचों के बीच में बेदरा का युद्ध होता है, जिसमें ब्रिटिशर्स किनको हरा देते हैं? डचों को हरा देते हैं। ऐसा मतलब बेदर्दी से हरा देते हैं। तो बेदरा के युद्ध में किसने किसको हराया? बोलो जल्दी से। अंग्रेजों ने डच को हरा दिया। ठीक है, तो बेसिकली जो कहानी आपकी चल रही है वो कहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है? एक है 1760, शुरुआत कहाँ से हो रही है युद्धों की? 1746 से 48, ठीक है, 1749 से 54 और 1758 से 63। ये क्या है? ये पहला कर्नाटक युद्ध है, ये दूसरा कार्नेटिक या कर्नाटक युद्ध है, और ये तीसरा कर्नाटक युद्ध है। ठीक है,
तो 46 से 48 के बीच में पहला कर्नाटक युद्ध होगा। और ये किन के बीच में चल रहा है यहाँ पे? आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में यहाँ पर संघर्ष जो है वो चल रहा है। और विवाद क्या है? तो कर्नाटक और हैदराबाद। ठीक है, एक व्यक्ति जो है अंग्रेज, वो कर्नाटक में किसी और को नवाब बनाना चाहते हैं और हैदराबाद में दूसरे को बनाना चाहते हैं, जबकि फ्रांसीसियों की तरफ से डुप्ले जो हैं वो दूसरों को बनाना चाहते हैं। तो इन सब विवादों के चलते कौन से युद्ध होते हैं? कर्नाटक के युद्ध होते हैं। और फिर इन युद्धों के बाद संधियां होती हैं। तो जैसे, ठीक है, तो इनको हम अलग से आपको बता देंगे युद्धों को। अब इसमें आप देखिए 1760 कहाँ आया? 1758 से 63 के बीच की घटना है ये। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान ही बेटा 1760 में क्या होता है? बॉन्डीवॉस का युद्ध होता है। और इस बॉन्डीवॉस के युद्ध में अंग्रेज जो है वो फ्रांसीसियों को पूरे तरीके से वॉश कर देते हैं, धो देते हैं। तो इस युद्ध में कौन जीत रहा है? ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने किसको हरा दिया? तो ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशर्स जीत गए, फ्रेंच जो है वो हार गए। ब्रिटिशर्स की तरफ से थे आयरकूट। कौन थे यहाँ सैन्य अधिकारी? आयरकूट। और यहाँ थे काउंट डी लैली। ठीक है, तो आयरकूट ने काउंट डी लैली को कूट डाला, ऐसे समझ लो। तो काउंट डी लैली को किसने कूट डाला? आयरकूट ने कूट डाला। और इस तरीके से जब ये यहाँ हार जाते हैं, बाद में चल के ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये चीज है। इसी बीच में अंग्रेजों का संघर्ष कहाँ चल रहा है? बेदरा का युद्ध किन के बीच हुआ? ठीक है, अब हुआ क्या था कि गोलकुंडा जो था, तो गोलकुंडा में इन्हें एक शाही फरमान मिला था अंग्रेजों को। अब इस शाही फरमान के अंतर्गत इन्हें बंगाल में ना बहुत कम पैसे में टैक्स फ्री ट्रेड करने की अनुमति मिली थी। ठीक है, दस्तक जैसी व्यवस्था जो है वो चल रही थी, जिसका अंग्रेजों ने क्या किया? दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। और जब अंग्रेजों ने इस व्यवस्था का दुरुपयोग करना शुरू किया, ठीक है, किसका? शाही फरमान के अंतर्गत इन्हें दस्तक व्यवस्था मिली थी। और इसमें क्या होता था? दस्तक का मतलब होता था टैक्स फ्री ट्रेड, कर मुक्त व्यापार। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो ये 3 ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, मैंने शाही फरमान जारी किया। फर्रुखसियर जो थे बेसिकली उन्होंने किया था ये शाही फरमान जारी। तो मैंने कर दिया और मैंने कहा कि आप ये दस्तक दिखाएंगे तो आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा बंगाल में। ठीक है, तो ये चीज चल रही थी। अब इसके बाद में क्या होता है कि अब इनको लगेगा कि भैया एक काम करो, हमारे पास तो है ही दस्तक, एक तरीके से लाइसेंस है, तो ये मैडम को भी व्यापार करना था बंगाल में, तो इनने अपने कुछ पैसे लेके इन्हें दे दिया। अब ये भी फ्री में आने लगे। अब मान लो मैं बंगाल का नवाब, तो ऐसे में बंगाल के नवाब को क्या होगा? जो कर मिलना था, जो चुंगी कर, जो टैक्स प्राप्त होना था, वो नहीं होगा। और जब उन्हें ये कर प्राप्त नहीं हुआ तो वो इस बात का विरोध करेंगे और यहां से फिर बंगाल में विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो चीजें उत्पन्न होंगी ये रॉबर्ट क्लाइव के समय से उत्पन्न हो जाएंगी 1757 में। तो ये लोग बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध क्या करेंगे? साजिश करेंगे। और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होगा, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को हरा देंगे। ठीक है, और फिर इन्होंने एक डमी नवाब बना दिया मीर जाफर। मीर जाफर कौन थे? तो मीर जाफर जो थे वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति, बचपन से पढ़ते हैं हम ये बात, सिराजुद्दौला के जो सेनापति हुआ करते थे वो मीर जाफर थे। और इन्हें क्या ऑफर दिया रॉबर्ट क्लाइव ने कि हम आपको नवाब बना देंगे। तो सिराजुद्दौला के पास बड़ी सेना होने के बावजूद भी इस युद्ध में कौन हार गया? सिराजुद्दौला हार गए। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे जीत गया। इसके आगे चल के जब इन्होंने क्या किया, मीर जाफर के बाद में अब मीर जाफर को नवाब बनाया,
तो अंग्रेजों की जो डिमांड्स थी उनको पूरी नहीं कर पाए मीर जाफर, तो मीर जाफर को भी हटा के इनके दामाद मीर कासिम को इन्होंने नवाब बना दिया। फिर से विवाद उत्पन्न हो गया। तो उस विवाद के चलते क्या होता है कि मीर कासिम से इनका बक्सर का युद्ध होगा, और बक्सर के युद्ध में ये मीर कासिम को भी हरा देंगे और फिर से मीर जाफर को नवाब बना देंगे। और इलाहाबाद की संधि के माध्यम से ये बक्सर का युद्ध जो 1764 में 22 अक्टूबर को हुआ था, इस युद्ध में भी अंग्रेज जीत जाते हैं। तो इस तरीके से भारत में अंग्रेजों की जो सत्ता है वो आगे बढ़ती चली जाती है। अब 1707 में जो मुगल बादशाह औरंगजेब थे, चूंकि उनकी डेथ हो जाती है, और औरंगजेब की डेथ के बाद में मुगल शक्ति जो है वो कमजोर हो जाती है। इससे क्षेत्रीय राज्यों का भी उदय होता है, जैसे बंगाल अलग हो गया, ठीक है, बंगाल में स्वतंत्र सत्ता हो गई, हैदराबाद में स्वतंत्र सत्ता हो गई, अवध में स्वतंत्र सत्ता हो गई, मैसूर में स्वतंत्र सत्ता हो गई, ठीक है, राजस्थान के कुछ कुछ राज्यों में स्वतंत्र सत्ता हो गई। तो इससे क्या हुआ कि ये सब जब स्वतंत्र सत्ताएं हुई, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया कि अब कोई केंद्रीय शक्ति नहीं है जो शक्तिशाली हो, तो इन्होंने और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, और फिर आगे चल के धीरे धीरे करके पूरे भारत में मैक्सिमम जगहों को इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया। तो ये आपका पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित चीजें हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखी, जल्दी जल्दी बताइए, बोलिए आप, क्या क्या बताया मैंने आपको। एक मैंने आपको बताया पुर्तगाली। पुर्तगाली मैंने क्या बोला कि सबसे पहले जो पुर्तगाली कंपनी थी वो भारत में आई, और वास्तव में आए कौन थे, तो पहले वास्को डी गामा आए, और वास्को डी गामा के आने के बाद जब इन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ तो ये व्यापारिक कंपनियों के रूप में भारत में आने लगे। तो सबसे पहले पुर्तगाली, पुर्तगालियों के बाद कौन, ब्रिटिश कंपनी की स्थापना होती है, इसके बाद डच कंपनी की स्थापना होती है, और डच के बाद डेनिश, और फिर फ्रांसीसी कंपनियों की स्थापना होती है। ये कंपनियां भारत आना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो कंपनी थी जो भारत आई थी वो थी आपकी पुर्तगाली, फिर थी डच, फिर थे अंग्रेज, फिर थे डेनिश, और आखिरी में थे फ्रांसीसी। इन कंपनियों की स्थापना की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले जो पुर्तगाली कंपनी बनी थी एस्तादो द इंडिया, पुर्तगाली कंपनी 1505 में बनी, जबकि 1498 में ही कौन आ चुके थे, वास्को डी गामा भारत आ चुके थे। फिर इसके बाद हम देखें तो आप देख रहे हैं 1600 में दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, मतलब ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है, इतना छोटा सा, दी गवर्नर एंड कंपनी। पहले तो पुर्तगाली का नाम क्या, एस्तादो, तो ये पुर्तगीज लैंग्वेज में है ये, तो एस्तादो द इंडिया पुर्तगीज कंपनी, नहीं भी याद आता है, नॉर्मली ऐसे नाम नहीं पूछे जाते हैं। दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। देखो आप अच्छे समझ लो, द गवर्नर एंड कंपनी, किनकी कंपनी, तो मर्चेंट की, कहाँ के मर्चेंट, लंदन के, समझ में आ रही है। और कहाँ करना है ट्रेड, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, तो भारत की तरफ, पूर्वी जो इंडीज है उसकी तरफ करना है। तो दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज 1600 में ये बनी, ठीक है। अब फिर है डच, डच 1602 में, तो बेरिंग दे ओएनडेसे कंपनी, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1616 में बनी, डेनिश यानी डेनमार्क वाले, और फ्रांसीसी क्या है, कंपनी फ्रांसेसे देस इंडेस ओरिएंटलेस, क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज है ना, तो उसमें क्या है, कंपनी फ्रांसेसे देस इंडेस ओरिएंटलेस 1664, ईयर याद रखो, बाकी ठीक है। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में डच, 1616 में डेनिश, 1664 में फ्रांसीसी, ये बन गए। फिर ये भारत आ गए, तो पहले कौन, पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, और फिर फ्रांसीसी, ठीक है, ये सब चीज़ें आई।
तो मैंने आपको बताया था 1498 में जो पुर्तगाली निवासी थे वास्को डी गामा, वो आसा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप, तो अफ्रीका के कॉर्न पर, अफ्रीका के बिल्कुल कॉर्ने पर जो जगह थी उसे क्या कहते हैं, केप ऑफ गुड होप कहते हैं। तो केप ऑफ गुड होप से होकर ये कहाँ आए, ये भारत के वास्को डी गामा कहाँ पहुंचे, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे और इनका जमोरिन ने स्वागत किया था। तो भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की वास्को डी गामा ने। अब अहमद इब्न मजीद ने इनकी सहायता की थी। कालीकट के शासक जमोरिन ने इनका स्वागत किया और लौटते समय ये मसालों के व्यापार से 60 गुने मुनाफा या बेनिफिट इन्होंने प्राप्त किया था। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल देंगे। फिर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा की बात की हमने, तो 1505 से 9 तक इनका टाइम था। तो भारत में पदभार ग्रहण करने वाले पहले पुर्तगाली गवर्नर थे या वाइसराय थे। 1505 से 1509 तक का इनका टेन्योर था। ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति के प्रतिपादक थे। हिंद महासागर में प्रभुत्व की स्थापना करना चाहते थे। तो ये क्या करना चाहते थे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोमिनेंस इन इंडियन ओशियन। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आए, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क कौन है, तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। 1509 में आया ये, और 1510 में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या छीन लिया, गोवा छीन लिया। इसके अलावा बेटा इसने मलक्का और हरमुज पर भी अधिकार कर लिया। मलक्का कहाँ, तो दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख मंडी थी ये, और हरमुज जो था वो फारस की खाड़ी के मुहाने पर था। कोचीन में प्रथम यूरोपीय और पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता 1503 में कौन होगा, कौन होगा, तो ये एक ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, पहली फैक्ट्री कहाँ, मैंने आपको बताई थी ना, तो कोचीन में पहली फैक्ट्री जो है वो बनती है। तो व्यापारिक कोठी कहें, फर्स्ट फैक्ट्री कहें, तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ बनती है, कोचीन में बनती है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो गए 5 से 9 तक। फिर इसके बाद अल्बुकर्क आ जाते हैं 1509 में। 10 में ये बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को हरा देते हैं, फिर अपना व्यापारिक केंद्र बना लेते हैं। 1511 में इन्होंने मलक्का को, और 1515 में हारमुज पर इन्होंने अधिकार कर लिया, ठीक है, और कोचीन को मुख्यालय बनाया। फिर 1530 में बेटा नीनो दी कुन्हा, 1530 में कौन आते हैं पुर्तगाली गवर्नर, नीनो दी कुन्हा आते हैं, और कोचीन से गोवा को ये अपना स्थानांतरित कर लेते हैं। तो हेड, अब जैसे बाई चांस कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गोवा को हेडक्वार्टर किसने बनाया, अच्छा मजेदार बात यह कि सबसे पहला आंसर होगा अल्बुकर्क, क्योंकि अल्बुकर्क ने ही गोवा जीता था। तो बच्चे क्या लगाएंगे, अल्मीडा या अल्बुकर्क, लेकिन ऐसा नहीं है। तो नीनो दा कुन्हा जो थे, इन्होंने कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था अपना हेडक्वार्टर या मुख्यालय, ठीक है। फिर भारत में गोवा, दमन, दीप 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहे, और पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में भारत से गए थे। भारत में तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन से ही होती है। कोई समस्या, हल्का कोई कंफ्यूजन, चले आगे, ठीक। फिर हम बात करते हैं डच की। तो डच जो है वो 1602 में बनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और डचों की पहली व्यापारिक कोठी जो है वो कहाँ, मसूलीपट्टनम में 1605 में। पुर्तगालियों की पहली कब, 16 अरे यार अभी तो कहाँ 5 है, कुछ भी बोलते हो आप लोग। 1503, 1503, ठीक है, कोचीन में पहली फैक्ट्री 1503 में, जबकि डचों की पहली फैक्ट्री कब, 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। इसके अलावा इन्होंने पीपली, चिंसरा, आगरा, पटना, सूरत, भरूच, अहमदाबाद। एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हालांकि यूपीएससी का क्वेश्चन था ये, कि कौन सा सेंटर डचों का नहीं था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ इनकी कंपनियां थीं डच की। तो कहाँ कहाँ देखो, मसूलीपट्टनम में तो पहली फैक्ट्री बनाई इन्होंने 1605 में, ऐसे याद नहीं रहे तो अकबर की डेथ के समय मसूलीपट्टनम में, ठीक है, 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है। इसके अलावा पीपली, ठीक है, चिंसुरा,
आगरा, पटना, सूरत, भरूच, अहमदाबाद। आप अगर गौर करो तो देखो, आगरा सेंटर में है उत्तर भारत के, पटना पूर्व में चले जाएंगे आप बिहार में, सूरत गुजरात में आप बात कर रहे हैं, भरूच गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में, और ये पिपरी चिनसरा बंगाल तरफ। तो इन्होंने सोचो पूरब से पश्चिम तक चीजें इन्होंने कवर करने की कोशिश की थी और अपनी व्यापारिक कोठियां जो है वो यहाँ पर स्थापित की थी। फिर डचों ने बेटा पुलिकट में, ठीक है, पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के का प्रचलन किया था। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश पीएससी में कि पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के किसने चलाए, तो पुलिकट में डचों ने पैगोडा नामक गोल्ड कॉइन जो है वो चलाए थे। जैसे आप लोगों ने सुना है ब्लैक पैगोडा, जानते हैं ब्लैक पैगोडा क्या है? जल्दी बताओ, ब्लैक पैगोडा के बारे में कुछ सुना है? बोलिए। नहीं सुना? सूर्य मंदिर सुना है? ठीक है, तो सूर्य मंदिर जो है इसे ही ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। कहाँ का? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। कहाँ का सूर्य मंदिर? कोणार्क कहाँ है फिर? उड़ीसा में। ठीक, तो यहाँ ये पैगोडा कैसे, पैगोडा के जो गोल्ड कॉइन है ये कौन रिलीज कर रहे हैं? डच। देखो डचों की कंपनी 1602 में बनी, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, डचों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ? मसूलीपट्टनम में 1605 में। तीसरा, पैगोडा नाम के सिक्के किसने चलाए? डचों ने चलाए, ये आपको ध्यान रखना है। और आखिरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है 1759 में अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। तो आप अगर देखोगे ना 1746 से अंग्रेज एकदम से लड़ने पे ही लगे हैं। 1746 से 48 के बीच में ये पहला कर्नाटक युद्ध कर रहे हैं, 1749 से 54 के बीच में दूसरा कर्नाटक युद्ध है, फिर बीच में 1758 से 63 के बीच में तीसरा कर्नाटक युद्ध है। उससे पहले आप देखो 1757 में क्या कर रहे हैं, ये प्लासी का युद्ध कर रहे हैं। 1758 में तीसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया, 1759 में डचों को हरा रहे हैं, मतलब कंटिन्यू जीत रहे हैं यहाँ अंग्रेज। ठीक है, तो ये तो हुई बात किसकी? डचों से संबंधित, बहुत छोटा सा है। 1602 में बनी है पहली व्यापारिक कोठी इनकी, मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित हुई। ठीक है, और इसके बाद स्वर्ण सिक्के जो थे वो पैगोडा थे इनके, और 1759 में बैटल ऑफ वेदरा में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। अब जैसे मान लो कभी मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले वेदरा का युद्ध, तो आप बताएंगे ईयर 1759 बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड डच। तो ब्रिटिश और डचों के बीच में हुआ था, और परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या होगा? तो ब्रिटिशर्स डिफीटेड डच। तो ब्रिटिशर्स ने डचों को पराजित कर दिया और उनकी शक्ति इस युद्ध के बाद भारत में समाप्त हो जाती है। किसकी? डचों की। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेज जो थे 1600 में महारानी जो थी इन्होंने कंपनी के साथ 15 वर्षों के लिए अधिकार दे दिया। 1608 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचे और वह मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने आगरा आए। अच्छा, कैप्टन हॉकिंस जो थे हेक्टर नामक जहाज से आए थे। हॉकिंस, हेक्टर। हॉकिंस किससे आए? हेक्टर नामक शिप से आए थे। जबकि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज हो गया ये हेक्टर, और इसी जहाज में एक कौन सा था? रेड ड्रैगन नामक जहाज भी था। तो पूछें कि रेड ड्रैगन नामक शिप किसके बेड़े में था? तो कैप्टन हॉकिंस जो थे वो हेक्टर शिप से आए, और इन्हीं के साथ में एक कौन सा जहाज भी था? रेड ड्रैगन नाम का जो शिप था वो इनके साथ में था। ठीक है, 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी इन्होंने स्थापित की दक्षिण भारत में पहली। तो पूछें कि ब्रिटिशर्स की दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री या पहली व्यापारिक कोठी कहाँ? तो 1611 में मसूलीपट्टनम में। ठीक है, 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को फरमान जारी कर सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए अनुमति दी। तो बोले पहली व्यापारिक कोठी सूरत में कब? 1613 में। स्थायी फैक्ट्री जो थी वो 1613 में सूरत में बन गई। फिर 1615 में कौन आ गए? ठीक है, सर टॉमस रो, जो कि जेम्स प्रथम के दूत थे। अगेन ये जहांगीर के दरबार में पहुंचे। रो ने मुगल दरबार से
साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। ठीक है, 1635 ये एक इम्पॉर्टेंट ईयर है, सॉरी 32, 35 सॉरी 1632 जो मैं आपको बता रहा था कि सुनहरा फरमान या गोल्डन फरमान जो है, तो गोलकोंडा के जो सुल्तान थे से सुनहरा फरमान इन्होंने प्राप्त किया। 500 पैगड़ा वार्षिक भुगतान के बदले गोलकोंडा राज्य में बंदरगाहों पर व्यापार करने का इन्हें अधिकार मिल गया। फिर 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया। तो अब जैसे आपसे पूछा जाए मद्रास का संस्थापक कौन है, तो फ्रांसिस डे, फाउंडर ऑफ मद्रास कौन है, फ्रांसिस डे है। फिर इसके बाद 1661 में तो पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगेंजा, उनकी शादी हो जाती है ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड से। ठीक है, और दहेज में इन भाई लोगों को मिल जाती है पुर्तगालियों से बंबई। बढ़िया है जीवन में, और क्या चाहिए, दहेज में पूरा शहर दे दिया पुर्तगालियों ने। किसको किसको शहर दे दिया। ठीक है, तो ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से होती है और इन्हें डाउरी के रूप में बंबई मिल जाती है। और ये भी इतना ढीठ था कि बंबई को ये किराए पे दे देता है 10 पाउंड में मात्र। तो 1668 में चार्ल्स ने बंबई को 10 पाउंड वार्षिक भुगतान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। ठीक है, केवल 10 पाउंड, मतलब ईयरली बस 10 पाउंड दे देना, बंबई आपको दे देते हैं। तो इसीलिए बंबई शहर का जो वास्तविक संस्थापक, एक दिन हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, तो बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन है, गेराल्ड ओंगियार। अब देखो 3 शहर हैं, थोड़ा सुन लीजिए फिर लिखिएगा। एक है अभी हमने बताया मद्रास, तो मद्रास के संस्थापक कौन थे, फ्रांसिस डे। बंबई का कौन, गेराल्ड ओंगियार। और एक हमने एक और क्वेश्चन पूछा था, कलकत्ता का फाउंडर जॉब चार्नक। तो ये तीनों शहरों के संस्थापक कभी कभार मैचिंग में या डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो मद्रास फ्रांसिस डे लिख लो आप चाहो तो, मद्रास का फ्रांसिस डे, मद्रास का कौन, फ्रांसिस डे। एक दूसरा कौन, बंबई का गेराल्ड ओंगियार, और कलकत्ता का जॉब चार्नक, कलकत्ता जॉब चार्नक। तो ये फाउंडर हैं कलकत्ता जॉब चार्नक, बंबई गेराल्ड ओंगियार, और मद्रास का फ्रांसिस डे। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। आगे बढ़े। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला कारखाना उड़ीसा में था। ईस्टर्न बात कर रहे हैं। देखो पश्चिम में क्या हो गया आपका, सूरत, पश्चिम में ही है ना सूरत, गुजरात। पूर्व में उड़ीसा में, और दक्षिण में बोले तो अभी बताया था मसूलीपट्टनम। तो थोड़ा ध्यान देना कि क्योंकि डायरेक्शन बदल गई तो क्वेश्चन बदल जाएगा। देखो आपसे पूछे पहली स्थायी फैक्ट्री, तो सूरत, कोई समस्या नहीं। लेकिन पूछे पूर्व में पहली, तो पूर्व में उड़ीसा में थी पहली 1633 में। पश्चिम में सूरत 1613 में। देखो ध्यान रखो, फिर भूल गए होगे आप लोग। यहां देखो ये देखिए, ये रही 1613 में क्या, सूरत में। और उससे पहले मसूलीपट्टनम, दक्षिण में कब, 1611 में मसूलीपट्टनम में, दक्षिण में मसूलीपट्टनम में 1611 में, पश्चिम में 1613 में, सूरत गुजरात में। फिर यहां आ जाओ, समझ गए ना। तो 1633 में पूर्व में उड़ीसा में, ठीक है। और 1651 में बंगाल के हुगली और कासिम बाजार में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, तो 1651 में कहा, हुगली बंगाल में है, और कासिम बाजार में की गई। फिर 1698 में कंपनी ने बंगाल के तत्कालीन सूबेदार अजीमुस्तान की अनुमति से सुल्तानती कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली।
1698 में जाके अंग्रेजों ने क्या किया, वहां के जो सूबेदार थे बंगाल के, अजीम उस शान, ये मुगल बादशाह बनेंगे, तो इनसे क्या किया, सुती नाती, कलिकाता और गोविंदपुर। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कलकत्ता शहर का निर्माण किनसे मिलकर हुआ, यही है, सुती नाती, कालिकाता और गोविंदपुर से मिलकर क्या बना, कलकत्ता शहर जो है वो बना था। ठीक है, तो किसने डाली, इसी सुतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर को मिलाकर जॉब चार्नक ने कलकत्ता की नींव डाली। यहाँ फोर्ट विलियम नामक एक किले का निर्माण किया इन्होंने, और इसका पहला अध्यक्ष था चार्ल्स आयर। तो तीनों चीजें अब क्लियर हो गई। फ्रांसिस डे ने किसकी, मद्रास शहर की। ठीक है, बम्बई के कौन, गेराल्ड ओंगियार, और कलकत्ता के कौन, जॉब चार्नक। और ध्यान रखिएगा, एक बार जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कलकत्ता का निर्माण किन किन से मिलकर होता है, तो सुतानाती, कालिकाता, ठीक है, कोलिकाता भी बोलते थे इसे, गोविंदपुर, इनसे मिलकर आपका किसका निर्माण होता है, कलकत्ता, जो वर्तमान कलकत्ता आप देखते हैं, इसका निर्माण जो है वो हो जाता है। क्लियर है, आपको समझ में आ रही है बात। तो ये तो हुई बात यहाँ तक की। तो इसका पहला अध्यक्ष कौन हो गया, चार्ल्स आयर हो गया। यहाँ पर कलकत्ता में इन्होंने कौन सा किला बना दिया, फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम का निर्माण हो गया। 1717 में कंपनी को मुगल सम्राट फर्रुखसियर से एक फरमान द्वारा बंगाल में 3000 वार्षिक कर, मैंने आपको बताया था अभी कि फर्रुखसियर से इन्होंने एक फरमान जारी करा लिया, कब, 1717 में, और 3000 रुपए वार्षिक कर देने के बदले में सभी प्रकार के व्यापारिक शुल्क इनके माफ हो गए। इसी बात से ये बहुत ज्यादा बंगाल में प्रभावी हुए। 3000 रुपए दिए, और इन्हें क्या हुआ कि पूरे जितने भी व्यापारिक शुल्क इन्हें देने थे, ट्रेड ड्यूटीज जो देनी थी, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको, तो दे दिया। तो मुगल साम्राज्य में चलाने की पूरे में छूट हो गई। अब मुगल साम्राज्य तो बहुत बड़े एरिया में था, तो इसी चीज को ये बार बार लाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हमें दे तो दिया, शाही फरमान जारी तो कर दिया फर्रुखसियर ने, अब बंगाल बाद में जब स्वतंत्र हो गया, किससे, मुगलों से, तो यहाँ नवाब थे बंगाल के, और ये नवाब क्या कह रहे थे कि भाई आप दुरुपयोग कर रहे हैं इस व्यवस्था का जो आपको शुरू में मिली थी। और इसी के चलते सिराजुद्दौला से इनका विवाद होगा, और कौन सा युद्ध होगा, 1757 में प्लासी का युद्ध हो जाएगा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। तो इस तरीके से अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, और कालकोठरी घटना इनके समय में हो जाती है। ठीक, ये सब बातें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर याद हो आपको, कालकोठरी घटना 20 जून 1756 को हुई थी, और इसमें क्या था, अंग्रेज 146 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था, और अगले दिन केवल 23 लोग ही जिंदा बचे थे। तो इसे कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी घटना। कब हुई, 20 जून 1756 को, और इसके बारे में बताया था हॉलवेल ने। किसने बताया था, हॉलवेल जो थे, इन्होंने इसके बारे में बताया था। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी घटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, कब हुई, 20 जून 1756 को हुई। किसके समय, सिराजुद्दौला के कार्यकाल में होती है। इसकी जानकारी हॉलवेल देते हैं। और इसमें क्या हुआ था, तो 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कोठरी या कमरे में बंद कर दिया, और अगले दिन सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे थे। तो ये कहता है कि भैया हमने ये चीज बताई थी। किसने बताई थी, ये हॉलवेल ने। ठीक है, फिर 23 जून को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हो गया प्लासी का, जिसमें सिराजुद्दौला जीत गया। ठीक है, और मीरन जो कि मीर जाफर का बेटा था, इसने सिराजुद्दौला जीत गया बोल दिया शायद, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया सिराजुद्दौला हार गए, और सिराजुद्दौला की हत्या इनके सेनापति मीर जाफर के बेटे मीरन ने कर दी थी, और कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रही है। तो ये सब हो गया। बाद में फिर क्या होता है, प्लासी के युद्ध के बाद इन्हें क्या मिल गया, तो मीर जाफर जो है वो कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे देंगे।
24 परगने की जमींदारी दे देंगे। और उसके बाद 1760 में मीर जाफर के बाद में कौन नवाब बन जाएगा? मीर कासिम नवाब बन जाएगा। और मीर कासिम नवाब बनता है तो ये बंगाल का सबसे इंटेलिजेंट नवाब था। तो अब ये अंग्रेजों की जो भी एक्टिविटीज लूटने की चल रही थी उन पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा। तो अब समझिए, मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अंग्रेजों को बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दी। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर स्थानांतरित कर दी। क्या हो रहा था कि मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था, हस्तक्षेप ज़्यादा था। तो मीर कासिम इंटेलिजेंट व्यक्ति था, तो इसने कहा चलो अपन एक काम करते हैं कि राजधानी कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, मुंगेर स्थानांतरित कर देते हैं। तो कर दी। फिर दस्तक के दुरुपयोग के मुद्दे पर अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच टकराव शुरू हो गया। क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, मैंने बताया ना, जैसे आपको कर मुक्त व्यापार मिला हुआ था, आपने दूसरों को भी दे दिया, तो उससे जमीन क्या हो रहा है, जो नवाब साहब है उन्हें टैक्स नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से विवाद शुरू होता है और इसी विवाद के परिणाम स्वरूप क्या शुरू हो जाएगा, बक्सर का युद्ध शुरू होगा। और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में बक्सर के युद्ध में कौन हार जाएंगे और कौन जीतेंगे? तो अंग्रेज जीत जाएंगे। स्टार्ट करिए। तो देखिए क्या चल रहा है, फिर से समझिए थोड़ा सा, कुछ लोग पीछे छूट गए होंगे। हम बंगाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर बात कर रहे हैं। देखो, बंगाल की स्थापना जो की स्वतंत्र रूप से, वो की थी मुर्शीद कुली खां ने। किसने की थी? मुर्शीद कुली खां। समझना अब अच्छे से, बस ये समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मुर्शीद कुली खां, ठीक है। इन्हीं के नाम पर मुर्शिदाबाद पड़ा है, राजधानी थी मुर्शिदाबाद। किसके नाम पर? मुर्शीद कुली खां के नाम पर। एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि जब फर्रुखसियर के बाद में मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं, तो मोहम्मद शाह रंगीला ना रंगीले मुगल शासक थे। मतलब इतने ज़्यादा रंगीले थे कि बिना कपड़ों के दरबार में आ जाते थे, इन्हें होश नहीं रहता था, बस डांस करा लो, गाना, यही सब चलता रहता था रंगीला। तो रंगीला के समय में कमज़ोर हो गया मुगल शासन। तो उसी समय इसका फायदा उठाते हुए बंगाल में किसने, मुर्शीद कुली खां जो थे, ये स्वतंत्र नवाब बन बैठे। उससे पहले सादत खां भी है, आप पहले छोड़ दो, अभी मुर्शीद कुली खां को समझो। मुर्शीद कुली खां के बाद जो इम्पोर्टेंट नवाब आते हैं वो है अली वर्दी खां। कौन है बेटा? अली वर्दी खां। अली वर्दी खां अंग्रेजों से बिल्कुल पंगेबाजी नहीं लेते थे। इन्होंने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की है। अब मधुमक्खी कैसी? तो अली वर्दी खां कहते हैं कि अंग्रेज मधुमक्खी हैं, इन्हें नहीं छेड़ोगे तो शहद देंगे और छेड़ दोगे तो एक काट काट के मार डालेंगे। तो अली वर्दी खां जो थे, इन्होंने अंग्रेजों से कोई झगड़ा नहीं किया। अली वर्दी खां के बाद में इनको कोई बेटा नहीं था। किनको? अली वर्दी खां को। तो अली वर्दी खां की थी बेटी, और उनकी बेटी यानी कौन हो गया ये? इनका दामाद हो गया। बेटी का बेटा है ये नाती, ठीक है, ये बेटा है इनका, इनकी बेटी का, ठीक है। तो देखो, अली वर्दी खां को कोई बेटा नहीं था, तो इनकी बेटी जो थी उनका बेटा था सिराजुद्दौला। इनका जो नाती था सिराजुद्दौला, ये नवाब बना। और ये किस युद्ध में लड़ा? प्लासी का युद्ध, ठीक है। कब? 23 जून 1757। किन के बीच? सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और रॉबर्ट क्लाइव यहाँ जीत जाते हैं, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने किसको उल्लू बना दिया? मीर जाफर को। अब इनको किसने मारा सिराजुद्दौला को? तो मीरन ने। अब मीरन कहाँ से आ गया ये? तो इनके जो सेनापति थे मीर जाफर, कौन थे बेटा?
मीर जाफर। मीर जाफर का बेटा था मीरन, जिसने किनकी हत्या कर दी? सिराजुद्दौला की युद्ध के बाद हत्या कर दी। तो अब कौन बने नवाब? मीर जाफर। मीर जाफर को कहा जाता है क्लाइव का गीदड़ था, ये डमी नवाब था क्लाइव का, कुछ नहीं हो रहा था, बस क्लाइव के बेहाफ में ही ये नवाब बना था और चीज़ें बेकार हो गई थी, सब कुछ जो कहते थे रॉबर्ट क्लाइव उसी के अनुसार ये सब कर रहा था। ठीक है, इन्हें अधिकार दे दिए टैक्स फ्री ट्रेड करने की, अनुमति वगैरह दे दी। अब मीर जाफर के बाद में कौन बनता है? मीर कासिम नवाब बनता है। मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का दामाद था। ठीक है, ये नवाब बनता है। अब ये इंटेलिजेंट था, तो इसने राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी? मुर्शिदाबाद से, याद करो। तो मुर्शिदाबाद से इसने मुंगेर जो है वो कैपिटल या राजधानी शिफ्ट कर दी। किसने? मीर कासिम ने। फिर इसने दस्तक का दुरुपयोग रोकने की कोशिश की, कर मुक्त व्यापार को। तो इस चक्कर में इनका अंग्रेजों से विवाद हो गया और अंग्रेजी सेना जब इनके पीछे पड़ी, पहले तो इन्होंने कलकत्ता से अंग्रेजों को भगा दिया और अंग्रेज बच के फुल्टा द्वीप में जाके छुप गए थे। फिर सेना संगठित करके अंग्रेज जब इनके पीछे दौड़े तो मीर कासिम पहुंचते हैं अवध। कहाँ पहुंचते हैं? अवध। और अवध के जो नवाब थे बेटा वो थे शुजाउद्दौला। कौन थे अवध के नवाब? शुजाउद्दौला। तो होता क्या है बेटा, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए थे मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड। कौन? शाह आलम सेकेंड। तो एक हो गए शुजाउद्दौला, एक ये मुगल शासक हैं शाह आलम सेकेंड, और एक बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम। इन तीनों ने संधि कर ली और एक गुट बनाया जिसे त्रिगुट कहा जाता है, और ये तीनों मिलकर युद्ध करेंगे। क्या? 22 अक्टूबर 1764 को। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। और फाइनली बक्सर के युद्ध में ये तीनों हार जाते हैं। और कौन जीतेगा? तो बक्सर के युद्ध में एक तरफ अंग्रेज था हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ कौन थे? शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम थे। तो हेक्टर मुनरो जीत जाता है और इन्हें हरा देता है। और मीर कासिम को हराने के बाद फिर से ये मीर जाफर को ही नवाब बना देता है। किसको? फिर से मीर जाफर नवाब बने, क्योंकि इनकी इच्छा पूर्ति कौन कर रहे थे? मीर जाफर ही कर रहे थे। तो फिर से मीर जाफर नवाब बन जाते हैं। तो ये बंगाल की स्थिति है। मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां के बाद में सिराजुद्दौला। इनके बेटे नहीं थे, इनकी बेटी के बेटे थे ये। सिराजुद्दौला के बाद इनका सेनापति जो मीर जाफर था, प्लासी के युद्ध में इसने धोखा दिया था, इसलिए ये मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब बनाया। और उसके बाद इनका दामाद मीर कासिम नवाब बनता है। और मीर कासिम जब बक्सर के युद्ध में भाग लेते हैं, अंग्रेज़ों का विरोध करते हैं, तो फिर से इन्होंने मीर जाफर को नवाब बना दिया था बंगाल का। इस तरीके की स्थितियां जो हैं वो यहाँ पर थी। अब क्लियर हुआ बंगाल? समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? चलो वापस आ जाओ। तो अरे ये कैसे हो गया? इसी पे आ गया ये। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड की संयुक्त सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुनरो थे। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, क्योंकि मीर कासिम तो भाग के अवध आ गए। और बंगाल का गवर्नर कौन बन गया था इस समय? वेंसी टार्ट था। फिर मुगल ने संधि की इस युद्ध के बाद। तो पहली इलाहाबाद की संधि होगी 12 अगस्त 1765 को, और इसके बाद में 1765 में जाके जो रॉबर्ट क्लाइव दोबारा से आएगा और यहाँ पर द्वैध शासन जो है वो शुरू कर देगा, क्योंकि एक बंगाल के नवाब शासन करेंगे और एक गवर्नर यहाँ पर शासन करेंगे। और इस द्वैध शासन को 1772 में जाके वॉरेन हेस्टिंग जो है वो समाप्त कर देते हैं। ठीक है, द्वैध शासन का जनक लियो कार्टेस को जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो पहला ऑप्शन आता है रॉबर्ट क्लाइव। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने, डायआर्की या डुअल गवर्नमेंट।
लेकिन अगर आपसे पूछें कि द्वैध शासन के जनक कौन है, तो लियो कार्टेस जो है क्या है, ये द्वैध शासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं, लियो कार्टेस। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? ठीक है, फिर आ जाते हैं डेनिस पे। ये सब अंग्रेजों की कहानी पूरी। अब डेनिस की बात करें तो हमने आपको बताया कि डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, बहुत हो रहा है हमें पता है, 1616 में हुई। ठीक है, श्रीरामपुर और ट्रैंकोवार को इन्होंने अपना केंद्र बनाया और 1845 में अपनी फैक्ट्रियां ब्रिटिश को बेच दी। बस 5 मिनट और हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा, इसलिए और कुछ नहीं है। झिल रहा है ना? चलो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई, फ्रांसीसी। देखो, डेनिस के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया आपको। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आई। श्रीरामपुर और ट्रैंकोबार में इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। 1845 में इन्होंने फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी। इतनी सी बात है, कुछ नहीं। सिर्फ डेनिस डेनमार्क से थे और 1616 में इनकी कंपनी स्थापित हुई, और कुछ भी नहीं आता इससे। फिर इसके बाद फ्रांसीसी आखिरी कंपनी है, तो इसका नाम कंपनी फ्रांसेसे देस इंडेस ओरिएंटलिस 1664 में बनी थी। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मंत्री था इनका कॉलवर्ट। तो पूछा जाता है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसने की, तो कॉलवर्ट ने की। फ्रांसीसी कंपनी किसने बनाई? कॉलवर्ट ने। उस समय फ्रांस में शासक कौन थे? लुई 14। तो लुई 14वां जो था उस समय शासक था। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में किसने की? कॉलवर्ट ने की। उस समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14 थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और प्रकृति कैसी थी? तो राज्य द्वारा बनाई गई, मतलब ये जो राजा है ना, यही बना रहे हैं कंपनी को। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसने बनाई थी? मर्चेंट ने, व्यापारियों ने। याद आ रहा है ना? ठीक है, फिर खर्च हेतु धन। अब इन्हें धन कौन देगा जब कंपनी बनेगी? जब राज्य बना रहा है तो राज्य धन देगा। 1667 में फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना हुए। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1667 में कौन आया? जैसे ब्रिटिश, देखो, पुर्तगालियों की तरफ से वास्को डी गामा आए, अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन हॉकिंस आए। ठीक है, यहाँ फ्रांसीसियों की तरफ से कौन आया? फ्रांसिस कैरो आया 1667 में। और 1668 में सूरत में पहली फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। अब थोड़ा सा सोचो, अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनी? सूरत में। पुर्तगालियों की कोचीन में। ठीक है, समझ में आ रही है ना? डचों की मसूलीपट्टनम में। ठीक है, समझ में आ रही है ना? और फ्रांसीसियों की भी सूरत में। तो फ्रांसीसियों की सूरत में और किसकी सूरत में? पहली पुर्तगाली तो कोचीन में थे। अंग्रेजों की और फ्रांसीसियों की सूरत में। या ऐसे समझ लो, अंग्रेज और फ्रांसीसियों को एक दूसरे की सूरत पसंद नहीं आई, बगल बगल वाले हैं ना। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा होगा इनका, तो सूरत में दोनों की है। तो इनकी फैक्ट्री कब बनी? 1668 में बनी सूरत में। देखो 1503, अब देखो दिमाग दौड़ाओ जरा। 1503 में पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ बनी थी? कोचीन में। 1613 में अंग्रेजों की फैक्ट्री कहाँ बनी थी? सूरत में। ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1668 में फ्रांसीसियों की पहली कंपनी कहाँ बनी? सूरत में। तो अगर कोठियों का क्रम पूछ लें कि इनकी फैक्ट्री कहाँ बनी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन अगर बोले अंग्रेजों की दक्षिण भारत में पहली, मसूलीपट्टनम में, पूर्वी भारत में उड़ीसा में, पश्चिमी भारत में सूरत में। बहुत हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। इनका कंपनी पर नियंत्रण था। ठीक है, फ्रैंक कैरो द्वारा फ्रांसीसियों की पहली, फ्रैंक कैरो किसने बनाई थी? 1664 में इनकी। ठीक है, 1664 में तो कंपनी बनी थी, कॉलवर्ट ने बनाई थी। उस समय ब्रिटेन, इसके फ्रांस के सम्राट कौन थे?
लुई 14वां, ठीक है। थक गए बेचारे। पहली व्यापारिक कोठी, एक दिन तो ज्यादा पढ़ा लेने दिया करो ना। कहाँ? सूरत में 1668 में किसने बनाई? फ्रैंक कैरो ने बनाई। 1674 में बेटा फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। एक और नए संस्थापक आपको मिल गए। 1674 फ्रांसिस मार्टिन, फाउंडर ऑफ पांडिचेरी। देखो, कलकत्ता के जॉब चार्नक, बॉम्बे के गेराल्ड ओंगियार, हाँ, और मद्रास के फ्रांसिस डे। और फ्रांसिस मार्टिन किसके? तो फ्रांसिस मार्टिन जो थे वो 1674 में किसके संस्थापक हैं? पौंडीचेरी के संस्थापक हैं, ठीक है। जबकि इनकी फैक्ट्री कहाँ बनी पहली? 1668 में सूरत में बनी। जबकि फ्रांसीसी कंपनी जो बनी थी वो 1664 में बनी थी, ठीक है। ये हो गई कहानी आपकी कंपनियों से संबंधित जो आपको ध्यान रखनी थी। तो पांचों कंपनियां हमने आपको बता दी। पुर्तगाली, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली जो कंपनी थी वो पुर्तगाली थी जो बनी और भारत आई। दूसरी डच थी जो भारत आई। तीसरी ब्रिटिश थी। चौथी डेनिश थी। यही थी, यही स्थितियां थी। आपको कुछ याद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? कब कब स्थापित हुई जरा बताएं। हाँ, 1505 में कौन सी? पुर्तगाली, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद 16, हाँ, ठीक है। तो देखिए, पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा आए, लेकिन कंपनी बनी 1505 में। ब्रिटिश बनी 1600 में। डच बनी 1602 में। डेनिस बनी 1616 में। और फ्रांसीसी बनी 1664 में। यही लिख दें थोड़ा सा ऐसी, बस लास्ट है, थोड़ी देर, 5 मिनट और। 1505 में पुर्तगाली, 1600 में ब्रिटिश, 1602 में डच, 1616 में डेनिस और 1664 में फ्रांसीसी, ठीक है। समझ गए? पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोच्चि 1503, ब्रिटिश की सूरत, इंपॉर्टेंट है। डचों की मसूलीपट्टनम, डेनिस से मतलब नहीं है। फ्रांसीसियों की भी सूरत, लेकिन इनकी 1668 में, जबकि ब्रिटिशर्स की 1613 में, ठीक है। ये स्थिति थी। फिर आने वाले पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिशर्स, फिर डेनिस और फिर फ्रांसीसी थे। पुर्तगाली वास्को डी गामा, ब्रिटिशर्स में कैप्टन हॉकिंस 1608 जहांगीर के दरबार में, ठीक है। इंग्लिश खाका टाइटल, आर्मीनियन महिला से शादी। फिर 1615 में कौन आए जहांगीर के दरबार में? थॉमस रो, ठीक है। जेम्स प्रथम के दूत बनकर आए थे ये दोनों ही। जबकि कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल शासक अकबर थे, ठीक है। देखो, पुर्तगालियों के समय भारत में लोधी वंश, डच के समय और ब्रिटिशर्स के समय अकबर, डेनिस के समय जहांगीर और फ्रांसीसियों के समय औरंगजेब मुगल बादशाह था, ठीक है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? क्वेश्चन जो इतना लिखा है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इतने से ही आते हैं। पढ़ा बहुत सारा दिया, ठीक है। और आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है? 1746 से 48
क्या था? फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1749 से 52, सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1757, प्लासी 1758 से, चिंता मत करो कुछ गलत नहीं बताएंगे, 58 से 63 तक तीसरा कर्नाटक युद्ध क्रम बना रहे हैं। 1759 में बेदरा, अब कहाँ जाए, 1760 में वॉन्डीवॉस और 1764 22 अक्टूबर बक्सर। ये ओवरऑल युद्ध हैं जो हुए हैं। तो जैसे ये कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, 49 से 54 में जो सेकेंड हुआ है, 57 में प्लासी का युद्ध हुआ, 58 से 63 में तीसरा कर्नाटक युद्ध, 59 में बेदरा, और बेदरा किन के बीच, बोलो जल्दी से, डच और अंग्रेजों के बीच, और कौन जीतेगा, अंग्रेज। फिर इसके बाद 1760 में वॉन्डीवॉस, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच, और ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को वॉश कर दिया, आयरकूट ने काउंट डी लैली को। और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ से कौन, मुगल बादशाह शाह आलम, मीर कासिम और सुजाउद्दौला, और तीनों को हरा के इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह के साथ, और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को सुजाउद्दौला के साथ। और इस तरीके से पूरे भारत पर ब्रिटिशर्स का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या किसी प्रकार की? ये हो गई आपकी पूरी कहानी। चलिए, धन्यवाद।